Welcome back to our YouTube channel, that is Nagin Group of Studies. Here we are again with our new topic from the chapter Political Parties. प्यारे बच्चों, क्लास में हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक टॉपिक को किया था जो कि आपका था पॉलिटिकल पार्टीज़ दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया, कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रेजेंट हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ये टॉपिक दूसरे वाले टॉपिक के साथ कनेक्टेड है। तो हमने इंडिया की कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा था बेटा। तो उन पार्टीज़ में कौन कौन सी हमारी पार्टीज आती थी। तो सबसे पहले आती थी नेम ऑफ द पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका ईयर ऑफ फाउंडेशन क्या था 1885 था। सेकंड पे आती है भारतीय जनता पार्टी जो कि था 1980, और एक थी बेटा बहुजन समाज पार्टी जिसका था 1984। उसके बाद आती है बेटा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट से आती थी बेटा जो CPIM थी 1964 था, और एक थी बेटा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में जिसका ईयर ऑफ फाउंडेशन था। उसके बाद आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि 1925 में जिसका हुआ था, और एक थी बेटा नेशनल कांग्रेस पार्टी जो कि 1999 में आई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पार्टीज़ के जो बेसिक आइडियोलॉजीज़ होती है बेटा उनको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दैट्स वाई जो भी इनकी बेसिक आइडियोलॉजीज़ थी बेटा, ये सारी की सारी पार्टीज़ नेशनल लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनके सिंबल और इनकी बेसिक आइडियोलॉजीज़ के बारे में आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो इसको ज़रूर ध्यान से करेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक आइडियोलॉजी, कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है जिसके ऊपर पार्टी आपकी वर्क करती है। तो बेसिक आइडियोलॉजीज़ के बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी पार्टी को रजिस्टर्ड होना है तो उस पार्टी को इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से जो पार्टी रजिस्ट्रेशन करवा लेती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा तो उसको एक सिंबल दिया जाता है। उसके बाद सिंबल देने के बाद पार्टी क्या करती है, अपनी एक आइडियोलॉजी को सेट करती है, और उसके बाद उसको जो क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन के द्वारा सेट किया गया है कि लेस देन 6% वोट्स आपकी लोकसभा में होनी चाहिए, और उसके अलावा अगर आप स्टेट असेंबली में बात करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में एटलीस्ट 4 स्टेट्स में 6%, और आपकी 4% सीट्स आपके अदर स्टेट्स में होने चाहिए। उसी के बाद आपको नेशनल पार्टी के रूप में वहाँ पे आपको पहचान दी जाती है कि दिस पार्टी कैन बी कंसिडर्ड एज ए नेशनल पार्टी। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो मोर देन 750 पार्टीज ऐसी हैं जो हमारे देश में क्या है बेटा, जो पार्टी किसके अंदर कंसीडर की जाती है, नेशनल पार्टी के रूप में कंसीडर की जाती है, लेकिन उनको सीरियस कंटेंडर नहीं समझा जाता है। ऐसी कुछ ही पार्टी हैं जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया, जिनका ईयर ऑफ फाउंडेशन, व्हाट इज़ द बेसिक आइडियोलॉजीज़ क्या क्या है, और उनका सिंबल क्या क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या किया जाता है, हमें पढ़ना ज़रूरी है। ऐसी ही कुछ हमारी स्टेट पार्टीज़ इन इंडिया होती हैं बेटा, जिनकी स्टेट पार्टीज़ के बारे में हमें बताना है कि व्हाट विल बी द स्टेट पार्टी जो इम्पोर्टेंट है। तो कुछ स्टेट पार्टीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं बेटा जिनको हम रिवाइज करेंगे, और इन स्टेट पार्टीज़ के बारे में कई बार आपका क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। तो पहले हम उनका नाम पढ़ेंगे, और उस नाम को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि ये स्टेट पार्टी आपके मैप में किस तरीके से एग्जिस्ट करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम मेजर स्टेट पार्टीज इन इंडिया, दीज आर द सम लिस्ट ऑफ मेजर स्टेट पार्टीज इन इंडिया। फर्स्ट पे आती है समाजवादी पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी है बेटा। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव से रिलेटेड है, जो कि आपके न्यूज़ वगैरह में भी चर्चित रहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि पेपर में किस तरीके आ जाता है। कई बार करंट अफेयर्स में क्या होता है, जैसे कि आपके जो पेपर का पैटर्न अब बदलने जा रहा है बेटा। अब क्या हो रहा है कि आपके क्वेश्चन पेपर जो आते हैं बोर्ड वगैरह के, उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड सिचुएशंस आ जाती हैं। देखो, करंट अफेयर्स तो नहीं आते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं जो आपकी न्यूज़ में चले हुए हैं। लेकिन करंट अफेयर्स जैसे किसी पार्टी से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल जैसे मुलायम सिंह यादव का पीछे देहांत हो गया या उनकी पार्टी कोई विन कर देती है, तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। तो उस पार्टी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वैसे डायरेक्ट नहीं आता कि समाजवादी पार्टी वैसे रैंडमली कोई उठा लेगा, उसके पीछे कोई कारण होता है ताकि बच्चा आपके करंट अफेयर के साथ भी क्या रहे, अवेयर है। तो इसलिए क्या कर लेते हैं बेटा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेते हैं।
तो फर्स्ट आती है बेटा आपकी समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी में कौन सा है बेटा, आपकी लार्जली प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश में है। सेकंड में आती है बेटा आपकी राष्ट्रीय जनता दल, जो कि राष्ट्रीय जनता दल कहाँ पे प्रेजेंट है बेटे, आपकी बिहार में प्रेजेंट है। उसके बाद थर्ड पे आती है आपकी बेटा तृणमूल कांग्रेस। ध्यान रखना कांग्रेस के नाम अलग अलग आ रहे हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस वो आपकी ओरिजिनल है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हमने पढ़ा था बेटा वो भी उससे अलग है। उसके बाद है तृणमूल कांग्रेस है बेटा, ये भी आपकी अलग पार्टी है। तो ये अलग अलग तरीके से नाम को ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन कौन से तरीके से बेटा आपकी ये पार्टी आती है। तो आपकी जो तृणमूल कांग्रेस है ये आपकी कहाँ पे एक्टिव है, वेस्ट बंगाल में एक्टिव है। उसके बाद आती बेटा आपकी बीजू जनता दल, जो कि आपकी उड़ीसा में है। उसके बाद आती है आपकी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट बेटा, ये आपकी सिक्किम में एग्जिस्ट करती है पार्टी, जिसका नाम है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। उसके बाद आपकी आती है बेटा नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि पार्टी आपकी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। उसके बाद आती है बेटा आपकी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से आपकी दो पार्टीज आ जाती हैं, एक आपकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक आपकी है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर में बेटा। एक आपकी है डीएमके, तमिलनाडु में एग्जिस्ट करती है, और एक आपकी आती है बेटा AIADMK, तमिलनाडु में एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे देखो रैंडमली बेटा इनको पढ़ाना पड़ रहा है, तो इसी तरीके से इनको आपको कुछ पार्टीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अभी कौन सी पार्टी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट है बेटा, एक तो है समाजवादी पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है जिसके बारे में क्वेश्चन कई बार आस्क कर लिया जाता है। राष्ट्रीय जनता दल है, बिहार में जो है बेटा तृणमूल कांग्रेस है, वेस्ट बंगाल में है। और एक आपकी जम्मू एंड कश्मीर में जो पार्टी है, क्योंकि आपको पता है कई बार जम्मू एंड कश्मीर के साथ कई बार जैसे उनके आर्टिकल्स वगैरह अलग थे, या 370 आर्टिकल आने के बाद बेटा तो वहाँ की राजनीति जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स जो होते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दो पार्टीज़ हैं जो कि आपकी कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। एक बार मैप देख लेते हैं बेटा, मैप में कौन कौन सी पार्टी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम देखें तो कौन कौन सी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, और एक आपकी है बेटा जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, और एक आपकी बेटा जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो तीन पार्टी हैं बेटा जो जम्मू एंड कश्मीर में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये आपकी रीजनल पार्टीज़ में आएंगे, लेकिन आपने जैसे ही देखा बेटा ये रीजनल पार्टीज हैं बेटा 2018 तक की, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ पार्टीज ऐसी भी हैं बेटा जो आगे आ जाती हैं, मतलब ऐड होती रहती हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपना रजिस्ट्रेशन होता रहता है, और स्टेट पार्टी बनना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ कैंडिडेट जिनको सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है इंडिपेंडेंट तौर पर, तो वो पार्टी का निर्माण कर देते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर तीन पार्टी हैं बेटा इंपॉर्टेंट हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका जो ये ओल्डेस्ट भी है बेटा, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1939 में इस पार्टी का निर्माण हुआ था, जो कि आती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 1999 में आई थी बेटा जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि आपकी है आपकी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। उसके बाद आती है बेटा आपकी आगे, अगर हम पंजाब में ध्यान रखें तो पंजाब में एक ही पार्टी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक तो आम आदमी पार्टी है बेटा, जो कि बहुत ही फेमस है, दिल्ली से रिलेटेड करती है, अरविंद केजरीवाल जिसके अंडर आज मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। तो ये पार्टी आपकी पंजाब में भी एग्जिस्ट करती है, और अभी तो प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो राजस्थान वगैरह में या हरियाणा वगैरह में भी ये पार्टी क्या है बेटा फैल रही है, वहाँ पर अपनी वोटिंग वगैरह के राइट्स को प्राप्त कर रही है। तो इस प्रकार आम आदमी पार्टी है बेटा, तो ये कहाँ से आती है, ये आपकी पंजाब से भी रिलेटेड है, जो इसका जो उत्पन्न हुआ था कब, 2012 में हुआ था। उसके बाद आती है बेटा श्रोमणी अकाली दल, जो कि पंजाब की बहुत ही फेमस पार्टी है और ओल्डेस्ट पार्टी है, जो कि 1920 में आई थी। दैट इज़ कॉल्ड एज श्रोमणी अकाली दल 1920 में। और हरियाणा की एक इम्पोर्टेंट पार्टी है बेटा इंडियन नेशनल लोक दल। अब ये मत सोचना कि हरियाणा में एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है, वैसे तो बहुत सारी पार्टीज हैं, जैसे JJP भी है, या फिर आपकी जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है BSP, वो भी वहाँ पे भी उससे रिलेटेड भी इलेक्शन होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जिस स्टेट में जो पार्टी ज़्यादा फेमस होती है तो उसी के रिलेटेड में उसको पढ़ा जाता है। तो इंडियन नेशनल लोकदल का है बेटा 1977 में जो आई थी, ये पार्टी कहाँ से बिलोंग करती है, हरियाणा से बिलोंग करती है।
उसके अलावा बेटा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बेटा जनता दल है, जिसका 1999 में क्या हुआ था बेटा, उत्पन्न हुआ था, वहाँ पे इसका आगमन हुआ था। उसके बाद आती है लोक जनशक्ति पार्टी, 2000 में आया था, और राष्ट्रीय जनता दल 1988 में आया था। तो इन सारी पार्टीज़ को बिल्कुल ऐसे मान ले डेट्स वाइज सारा का सारा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट में कौन सी पार्टी ज़्यादा एक्टिव है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी कहाँ से बिलोंग करती है बेटा, आपकी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। और एक है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो रिसेंटली ही आई है, 2013 में आई है। और एक हमने बीएसपी तो पीछे पढ़ ली थी, बहुजन समाज पार्टी, वो भी कहाँ से बिलोंग करती है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। उसके बाद आती है एक महाराष्ट्र में आती है बेटा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कि 2006 में आई थी, और एक शिवसेना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी है, इसीलिए जो जो बीच में इंपॉर्टेंट पार्टी जाएंगी उनके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। शिवसेना वहाँ पे बहुत ही ओल्डेस्ट पार्टी है जो कि 1966 से वहाँ पे कार्यरत है, तो 1966 में आई थी बेटा आपकी शिवसेना। एक है बेटा आपकी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, 1961 में आई थी। और गोवा में बेटा आपकी गोवा फॉरवर्ड पार्टी, जिसका जो अभी अभी रिसेंटली में आई है, 2016 में आई है। उसके बाद आती है बेटा कर्नाटका में एक ही पार्टी है, जनता दल सेकुलर, जो कि केरला में भी एग्जिस्ट करती है, 1999 में इसको आगमन हुआ था। उसके बाद आती है बेटा तेलंगाना राष्ट्र समिति जो कि 2001 में आई थी। और एक बेटा ऑल इंडिया माजी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये भी पार्टी कहाँ है बेटा, केरला से है। उसके बाद है केरला कांग्रेस पार्टी, 1964 में ओल्डेस्ट पार्टी है। और एक है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो कि 1948 में आई थी, ये भी कहाँ पे बेटा आपकी केरला में है। तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 1972 में आई थी, जो कि पुडुचेरी में भी क्या है बेटा कार्यरत है। और उसके अलावा द्रविड़ा मुनेरा कजगम पुडुचेरी में, ये भी पार्टी कहाँ से आई है बेटा, तमिलनाडु से बिलोंग करती है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में पार्टी जो है आपकी बेटा हिल स्टेट पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, और एक नेशनल पीपल पार्टी है जो कि 2013 में आई थी। उसके अलावा बेटा आपकी आती है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है बेटा आपकी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जो कि आपकी केरला में भी एग्जिस्ट करती है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो मणिपुर में एक ही पार्टी है, पीपल डेमोक्रेटिक अलायंस। और मिजोरम में पार्टी आपकी आती है बेटा मिजोरम पीपल कॉन्फ्रेंस और जोरम नेशनलिस्ट पार्टी बेटा, ये दोनों पार्टी कहाँ से बिलोंग करती है, मिजोरम से बिलोंग करती है। उसके अलावा नागालैंड में जो पार्टी आपकी एग्जिस्ट करती है वो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, नागा पीपल फ्रंट, जो कि मणिपुर में भी एग्जिस्ट करती है। और ऊपर आपकी आती है बेटा पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है, पीपल पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। असम में अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, और असम गाना परिषद है जो कि 1985 में ओल्डेस्ट पार्टी है। और बूदलैंड पीपल फ्रंट भी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है बेटा, आपकी असम से बिलोंग करती है। सिक्किम में आपकी है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो कि 2013 में आई है। तो इस प्रकार से दो पार्टीज है बेटा जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, एक तो ओल्डेस्ट जोन सी है और एक न्यूएस्ट जोन सी है। तो सिक्किम में अगर हम देखें तो ओल्डेस्ट में आपकी आएगी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, और अगर न्यूएस्ट में देखें तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा आएगी। तो इसी प्रकार से बिहार में आपकी बेटा लोक जनशक्ति पार्टी इंपॉर्टेंट है, और जनता दल भी इंपॉर्टेंट है जो कि 1999 में आई थी, जिसका चुनाव चिन्ह बेटा एरो है। और एक आपकी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013 में आई थी। और बीच में अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो जेएमएम है, 1973 इंपॉर्टेंट पार्टी है, एजीएसयू पार्टी है, और एक जेवीएम पार्टी जो कि 2006 में आई थी। इस प्रकार से ये पार्टीज क्या हो जाती है बेटा, हमारी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो ये थी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट पार्टीज जिसके बारे में हमने पढ़ा बेटा, जिसको हम बोलेंगे रीजनल पार्टी इन इंडिया, जो अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं बेटा, बिलोंग करती हैं। तो ये हमारी कौन सी पार्टीज है, रीजनल पार्टीज इन इंडिया में आएंगी। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो कि थी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो सबसे पहले हमने देखा
कि नेशनल पार्टी क्या होती है बेटा। नेशनल पार्टी में किस तरीके से हमारी कोई भी रिकॉग्नाइजेशन लेनी चाहती है हमें इलेक्शन कमीशन से, तो किस प्रकार से हमें रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, उसके लिए मिनिमम वोट कितनी ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैंने आपको बताया एटलीस्ट 6% आपका टोटल वोट लोकसभा इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन में, जो कि एटलीस्ट 4 स्टेट्स में होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 6% वोट इन लोकसभा, जो कि आपका एटलीस्ट 4 स्टेट्स में होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा आपको एक सिंबल दिया जाता है, और उसके बाद आपको नेशन वाइड प्रेजेंस को साबित करना होता है। और उसके लिए आपको नेशन वाइड प्रेजेंस को साबित करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 6% वोट आपको लोकसभा में एटलीस्ट लेने पड़ते हैं। अगर ज़्यादा हो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 6% वोट कहाँ पे लेने पड़ते हैं बेटा, आपको लोकसभा में लेने पड़ते हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन इलेक्शन। अगर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड है तो वहाँ पे आपको 6% वोट्स लेने पड़ते हैं, जिसको आप स्टेट पार्टी के रूप में फिर रिकॉग्नाइज करते हैं। और नेशनल पार्टीज़ में हमने सबसे पहले 6 पार्टीज़ के बारे में पढ़ा बेटा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इनके हमने ईयर देखे बेटा, कहाँ पे, ईयर ऑफ फाउंडेशन क्या है भाई, कौन कौन से ईयर ऑफ फाउंडेशन है। बेसिक आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा, आइडियोलॉजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने उसके सिंबल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने स्टेट पार्टीज़ में देखा, कुछ मेजर स्टेट पार्टीज़ थी, जैसे समाजवादी पार्टी जो कि आपकी प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय जनता दल है बिहार में, तृणमूल कांग्रेस है वेस्ट बंगाल में, बीजू जनता दल है उड़ीसा में, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है सिक्किम में, नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू एंड कश्मीर में, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर में, और तमिलनाडु में आपकी डीएमके है, और एआईडीएमके भी आपकी कहाँ पे बेटा, तमिलनाडु में। पेपर में किस तरीके से आ सकता है, तो पेपर में आपको मैप के रूप में आ सकता है बेटा, में आपको पार्टी के रूप में दिखा दिया जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा ये पार्टी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए बेटा मैप के हिसाब से भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने मैप में आपको रिवाइज करवाया। अगर सारी आप लर्न नहीं कर सकते तो कम से कम जो मेजर पार्टीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये आपको स्टेट वाइज और विद सिंबल और ईयर ऑफ फाउंडेशन के अनुसार आपको याद होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। अब जैसे आपको पता है, पैटर्न पता होना चाहिए किस तरीके से हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने मीनिंग के बारे में पढ़ा, मीनिंग के बाद हमने फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन के बाद में हमने नेशनलिस्ट के रूप में भाई कोई भी पार्टी नेशन वाइड किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद अब आता है बेटा चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज़। अब सारा का सारा मीनिंग हो गया, फंक्शन हो गया, फंक्शन के बाद किस तरीके से क्राइटेरिया है बेटा वो हो गया। तो अब हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के चैलेंजेस के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है बेटा, पॉलिटिकल पार्टीज़ डे टू नेशन क्या करती हैं, डिफ़र करती हैं। उसी प्रकार पार्टीज़ का जो है बेटा, पार्टी सिस्टम भी अलग अलग होता है। किसी देश में 1 पार्टी सिस्टम चलता है, किसी देश में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। इसी प्रकार बेटा आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। तो आज हम जो चैलेंजेस पढ़ेंगे बेटा पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो चैलेंजेस हम पढ़ेंगे बेटा इंडिया में किस तरीके से फेस किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। आपको जैसे डेमोक्रेसी के बारे में तो पता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है बेटा, जो कि आप सिविक्स में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लैक है। लैक का मतलब होता है कमी होना, लेकिन ये इंटरनल डेमोक्रेसी की लैक है बेटा। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है, किस प्रकार से इंटरनल डेमोक्रेसी बेटा उसमें लैक है बेटा। देखो, इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब है बेटा, जैसे पूरे के पूरे देश में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, वैसे ही बेटा पार्टी सिस्टम में भी क्या करती है, डेमोक्रेसी का एग्जिस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपकी पार्टी ही डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगी तो आप देश में डेमोक्रेसी किस तरीके से अप्लाई कर पाओगे। तो इस प्रकार से जो लैक होता है इंटरनल डेमोक्रेसी का, वो किसके अंदर होता है बेटा, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी का क्या होता है, कमी होती है, जो कि आपके द्वारा पार्टीज़ के द्वारा क्या किया जाता है बेटा, डिफ़िकल्टी को फेस किया जाता है। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में आएगा बेटा, देयर इज़ ए लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी कहाँ पे होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में होती है। तो मोस्ट पार्टीज़ डू नॉट कीप
मेंबरशिप रजिस्टर्स एंड डो नॉट कंडक्ट इलेक्शन रेगुलरली। एक तो सबसे पहले तो मेंबरशिप को रजिस्टर नहीं करवाते रेगुलरली, और दूसरा इलेक्शंस को क्या नहीं किया जाता बेटा, वहाँ पे कंडक्ट नहीं किया जाता क्या, रेगुलरली। और एक डायनेस्टिक सक्सेशन डज नॉट अलाउ ए डिजर्विंग कैंडिडेट टू राइज टू ए पोजीशन ऑफ लीडरशिप। तो यहाँ पे एक वर्ड आया डायनेस्टिक सक्सेशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कहावतों में कि राजा का बेटा ही क्या बनता, हमेशा राजा बनता। तो दैट इज़ कॉल्ड एज डायनेस्टिक सक्सेशन। जब कोई भी मान ले आपकी पीढ़ी जाती है या कोई भी आपकी डायनेस्टी जाती है, तो उसके बाद जो सारे के सारे अधिकार होते हैं बेटा, वो किसके अनुसार होते हैं बेटा, राजा के बेटे का ही होता है। या कोई भी लीडर है तो उसका बेटा ही क्या बनता है, लीडर बनता है। तो इसको डायनेस्टिक सक्सेशन बोलते हैं। तो लेकिन डेमोक्रेसी में डायनेस्टिक सक्सेशन की कोई भी जगह नहीं होती। वहाँ पे सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट जो होता है बेटा, जो अच्छे से वर्क करता है, उसको भी मौके दिए जाते हैं, क्योंकि ये एक हमारा सेकुलर स्टेट है। और सेकुलर स्टेट में कोई भी डायनेस्टिक सक्सेशन है या धर्म के अनुसार है या आपके मतलब डायनेस्टी के अनुसार कोई भी चांस नहीं दिया जाता है। यहाँ पे जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट है सबको चांस दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे जो लीडर्स होते हैं बेटा, वो अपने ही बेटे को क्या बनाते हैं बेटा, उसका सक्सेसर बनाते हैं। जिस प्रकार से फॉर एग्जांपल आप बहुजन समाज पार्टी का ले सकते हो। जैसे पहले मुलायम सिंह यादव थे, तो उसके बाद क्या बने बेटा, अखिलेश यादव वहाँ के सीएम बनते हैं। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है जो कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा फेस की जाती है। तो डायनेस्टिक सक्सेशन डज नॉट अलाउ ए डिजर्विंग कैंडिडेट टू राइज टू ए पोजीशन ऑफ लीडरशिप। तो इसके द्वारा क्या होता है, जो हमारा डिजर्विंग कैंडिडेट होता है राइज टू ए पोजीशन ऑफ लीडरशिप तक बेटा उसको अलाउ नहीं किया जाता, जिससे हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है बेटा वो अप्लाई नहीं होती है किसके अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के विद इन। तो ये हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें क्या नहीं किया जाता है बेटा, कभी भी इंटरनल डेमोक्रेसी को बढ़ावा नहीं दिया जाता। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम बिहाइंड द चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट आता है मनी एंड मसल पावर। तो सबसे पहले आता है बेटा मनी एंड मसल पावर। बिकॉज द मेन एम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज टू विन एन इलेक्शन। क्योंकि मेन एम क्या होता है बेटा, हमारा इलेक्शन को विन करना होता है। तो उसमें जो लोगों की सपोर्ट को प्राप्त करने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, लोगों की सपोर्ट को प्राप्त करने के लिए कोई भी तरीका अपनाया जाता है जिसमें मनी और मसल पावर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारी डेमोक्रेसी जिसकी परमिशन कभी भी नहीं देती। द मेन एम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज टू विन एन इलेक्शन। को जीतना होता है उनका मेन एम। मैनी कैंडिडेट वुड कुछ रेज ए लॉट ऑफ मनी आर नॉमिनेटेड। इन्फ्लुएंशियल एंड वेल्दी पार्टी मेंबर्स होते हैं, एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर पार्टी पॉलिटिक्स में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब इसमें दो पहलू होते हैं बेटा। अगर आप जनता की बात करते हैं तो वहाँ पे भी मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल किया जाता है। या किसी जो कोई भी कैंडिडेट जो पार्टी से बिलोंग करता है उसको टिकट चाहिए तो वहाँ पे भी पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको किसी पार्टी से कोई भी टिकट प्राप्त चाहिए ताकि आप इलेक्शन को कंटेस्ट कर सके तो आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। तो एक ये भी चांस है जहाँ पे मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा है बेटा आपका मनी एंड मसल पावर का आपका इस्तेमाल कहाँ पे करते हो, जनता के ऊपर करते हो। दैट इज आल्सो ए अनदर केस जिसमें आपकी इंटरनल डेमोक्रेसी को फिर चैलेंज किया जाता है। और वहाँ पे मनी एंड मसल पावर का मसल पावर का मतलब होता है जोर ज़बरदस्ती का इस्तेमाल करना। और मनी का मतलब तो आप समझते ही हैं, मनी का मतलब क्या होता है कि मतलब पैसे का इस्तेमाल करके लोगों के सपोर्ट को प्राप्त करना, उसको मनी एंड मसल पावर बोलते हैं। उसके बाद आता है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। मोस्ट ऑफ द पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द पीपल। मीनिंगफुल चॉइस का मतलब होता है बेटा कि जब आपके सामने दो चॉइस रखी जा रही है तो उसमें से जो अच्छी चॉइस है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दो पार्टी हैं, दोनों की दोनों करप्ट हैं, तो उसमें मीनिंगफुल चॉइस कुछ नहीं बचती बेटा। तो ऐसे में लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस होता है जहाँ पे लोगों को चॉइस आपकी मीनिंगफुल नहीं रह जाती। दोनों के दोनों आपको लगते हैं कि दोनों के दोनों करप्ट हैं, तो आपको लेस करप्ट को चुनना पड़ेगा। तो ये भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का चैलेंजेस है। फंडामेंटल डिफरेंस अमंग द पार्टीज़ है और रिड्यूस, ये क्या हो जाते हैं बेटा, उसके बाद रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये हैं बेटा कुछ हमारे जो चैलेंजेस आते हैं किसके सामने, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने। तो एक है बेटा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जो कि आपका फर्स्ट चैलेंज आता है। इंटरनल डेमोक्रेसी में क्या आता है बेटा, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, मेंबरशिप रजिस्टर्स में या फिर कोई भी इलेक्शन की टिकट प्राप्त करने, तो उसमें क्या है बेटा इस चीज़ को फेस करती है। डायनेस्टिक सक्सेशन आ जाता है जहाँ पे बेटा कैंडिडेट जो डिजर्विंग होते हैं उनको चांस बिल्कुल भी नहीं मिलता।
तो ये भी हमारे कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रति। और एक मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल करके बेटा वहाँ पे पार्टीज़ के अंदर भी और पार्टीज़ के अलावा बाहर भी क्या किया जाता है बेटा, उसका इस्तेमाल किया जाता है लोगों की सपोर्ट को बात करने के लिए, जिसके द्वारा हमारे डेमोक्रेसी को क्या किया जाता है, चैलेंज किया जाता है। और एक आता है बेटा लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। तो लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस का मतलब है मोस्ट ऑफ पार्टी जो होती है बेटा मीनिंगफुल चॉइस नहीं रखती पीपल्स में, जिससे जो फंडामेंटल डिफरेंसेस है पार्टीज़ में वो क्या हो जाते हैं बेटा, रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक आपका बेटा। आज हमने पढ़ा बेटा स्टेट पार्टीज़ के बारे में, नेशनलिस्ट पार्टीज़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट थी, और उस पर हमने देखा भी मैप में वो किस तरीके से आपकी आ सकती हैं, उनकी फाउंडेशन क्या क्या है। और उसके बाद हमने पढ़ा चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। अब इसका लास्ट टॉपिक बचता है बेटा पार्टीज़ को कैसे रिफॉर्म किया जाता है, और उसके बाद एक ग्लैंस के रूप में पढ़ेंगे बेटा पूरे चैप्टर में जो जो हमको पढ़ना है। तो उसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन। हैव ए नाइस डे। आशा करता हूँ आपको ये सारा का सारा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।